हम जानेंगे कि समाज में मनोविज्ञान का जो तरीका है, जो अध्ययन से हासिल हुआ रिजल्ट है, वो कैसे प्रभाव डालता है। एक्चुअली मैंने कभी साइकोलॉजी पढ़ूंगी ऐसा सोचा नहीं था। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें साइकोलॉजी की ओर जाना चाहिए। इस तरह से इस फील्ड में मैं आ गई। 40 सालों की पढ़ाई के दौरान आपके पास ऐसे विद्यार्थी आए होंगे तो बहुत तनाव में रहे होंगे या जिनके जीवन में अचानक इन दिनों अवसर। तो विद्यार्थी तनाव में ही रहते हैं। तो क्या सलाह और परामर्श से मानसिक तकलीफ दूर हो सकती है, हाँ, अगर अवसाद दूर हो सलाह और सकता है। परामर्शन को बहुत ही सिंसियरिटी से लिया जाए, संजीदगी से लिया जाए, तो बिल्कुल भी समस्या दूर तो होगी। ये थेरेपिक होता है उषा जी, जी, लगातार बैठाना पड़ा। थेरेपीज में। एक और जो बड़ी समस्या अभी सामने आ रही है, पर्सनल संबंध, जो व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल रिलेशन है, वो काफ़ी टूट रहे हैं। विवाह में भी बहुत दरारें आ रही हैं। तो क्या कारण महसूस करती हैं और इसका क्या समाधान आप कर सकती हैं अपने स्तर पे। साइकोलॉजी हमारी जो आपस की बातचीत होती है बहुत स्मूथ होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, जेनरोसिटी होना चाहिए, दूसरी पीढ़ी के प्रति देखभाल का रवैया होना चाहिए। एक आदमी आज सारी दुनिया से जुड़ गया है, जी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे अकेला हो गया है। जी। और खासकर बुजुर्गों की हालत और भी ज़्यादा खराब है, परिवार में एकाकीपन बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग प्रगति किए ना, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जी समाज में की संरचना भी बदली है। जी और अभी जो एकाकीपन का जो कारण है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं बहुत छोटी हो गई हैं। पहले हम लोग काफ़ी सारे लोग रहा करते थे, बहुत सारे लोगों से हम अंतःक्रिया करते थे, बातचीत करते थे, कोऑपरेट करते थे। जैसे बचपन में हमें माँ सिखाती है चोरी करना बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, तो हम उस फ़िलॉसफ़ी को पूरे जीवन भर लेकर चलते हैं और कभी भी चोरी नहीं करते हैं। क्या प्रगति हुई है मनोविज्ञान के इस क्षेत्र में। इससे हमारे जीवन में प्रतिद्वंदिता बढ़ती जाएगी, तनाव, प्रतिबल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तो मनोविज्ञान का यूसेज बढ़ता ही चला जाएगा। और इन दिनों तो आप देख रहे हैं कि जो लोग मनोविज्ञान नहीं पढ़ते वो लोग भी पढ़कर लोगों को बताने लगे। जी, कितना इन्फ्लुएंशियल सब्जेक्ट है। किसी किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ी दुखद घटनाएं हो जाती हैं, उपाय करना चाहिए या उसे क्या अपनाना चाहिए रास्ता। दुनिया में मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। साथियों नमस्कार। आज हमारे श्री महाकाल धाम स्टूडियो में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उषा किरण अग्रवाल जी आई हुई हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सादर अभिवादन सर, नमस्कार। डॉक्टर उषा किरण अग्रवाल जी ने मैनेजमेंट और क्लिनिकल साइकोलॉजी में रिसर्च किया है, डॉक्टरेट की उपाधि ली है और मनोविज्ञान का ही आपने अध्ययन भी किया। और आपका इतना गहरा अध्ययन है कि आपके विशेषज्ञता के कारण महाविद्यालय में आपको विभागाध्यक्ष के दायित्व में काम करने का अवसर मिला और अभी आप प्राचार्य हैं। हम जानेंगे कि समाज में मनोविज्ञान का जो तरीका है, जो अध्ययन से हासिल हुआ रिजल्ट है, वो कैसे प्रभाव डालता है। तो उषा किरण जी, एक चीज़ जो हमारे दर्शकों को जिज्ञासा है कि मनोविज्ञान में रुचि आपकी हुई, कैसे आप इस दिशा में आई और कैसे आपको प्रेरणा हुई मनोवैज्ञानिक बनने की। एक्चुअली मैंने कभी साइकोलॉजी पढ़ूंगी ऐसा सोचा नहीं था। मैं बीएससी बायोलॉजी से हूँ और बाद में मुझे ऐसा लगा कि दो विषय मुझे पढ़ने चाहिए, एक क्रिमिनोलॉजी या साइकोलॉजी। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें साइकोलॉजी की ओर जाना चाहिए और इस तरह से इस फील्ड में मैं आ गई। साइकोलॉजी का अध्ययन करते करते आपने फिर डॉक्टरेट की भी उपाधि हासिल की जी, और महाविद्यालय में आपने सेवाएं दी। जी। तो ये करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपके जीवन में। मनोविज्ञान का विषय विद्यार्थियों के बीच जा करके पढ़ाना, पढ़ती तो रही आप। तो क्या अनुभव रहा आपका विद्यार्थियों के बीच, बहुत ही क्योंकि आपका लंबा चैलेंजिंग अनुभव था। है। 40 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ाया और कोई ऐसा विषय नहीं है जो नहीं पढ़ाया। और पिछले 40 सालों में मतलब अलग-अलग किस्म के स्टूडेंट्स मुझे मिले, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा। तो चैलेंजेस तो थे ही, बहुत सारे बच्चों को कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी होते थे, व्यक्तिगत दिक्कतें होती थीं, उनको भी हल करते हुए आगे बढ़े। और बाद में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनी मैं साइकोलॉजी की, तो वहाँ पर फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला विषय भी खुलवाया। तो ये कहना चाहिए कि बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ सीखने मिला। जब आप टीचिंग में होते हैं तो जो बातें आप सीखते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से नहीं सीख पाते हैं। जी। जी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या आप प्रयोग करती हैं। बेसिकली जो हमारी मानसिक समस्याएं होती हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं,
उनको हैंडल करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी की रोग का डायग्नोसिस बनाना, उसका ट्रीटमेंट करना और कौन-सा उपचार देना चाहिए, इस पर ये केंद्रित होता है। अच्छा, जी। तो ये तो जो पूर्व मन में मैंने मैनेजमेंट साइकोलॉजी पढ़ा था और बाद में फिर एक्स्ट्रा पेपर्स करके क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी अध्ययन किया, नौकरी में जाने के बाद। हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि मैनेजमेंट साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी होती क्या है? मैनेजमेंट साइकोलॉजी तो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। लेबर प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, स्ट्राइक क्यों होता है, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कैसा होना कॉर्पोरेट चाहिए। सेक्टर की। जी, जी। अच्छा। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है पूरा फोकस है कि रोग का निदान कैसे करेंगे, फलानुमान कैसे करेंगे, किस तरीके से किसी मरीज़ को कौन-सी चिकित्सा देनी चाहिए, किस प्रकार का परामर्शन देना चाहिए, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, इन सब पर वो केंद्रित होता है। एक उषा जी, जिज्ञासा मेरी ये थी कि एक डॉक्टर होता है, मनोरोगी चिकित्सक जी, होता है, जो एमबीबीएस एमडी करके आता है, और एक आपका क्षेत्र है। तो जी। दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है? फ़र्क है, वो मतलब मेडिसिन से, दवाइयों से रोग को ठीक करता है और जी। हम परामर्शन या गाइडेंस या काउंसलिंग के द्वारा रोग को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बातचीत के द्वारा आत्मीयतापूर्वक संबंध बनाकर हम मरीज़ का जो दुःख है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। फर्क है ना? और वो लोग मेडिसिन देकर जो एमडी साइकियाट्री होते हैं, वो दवाओं के द्वारा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो दवाओं से ठीक होती हैं, तो वहाँ पे उन लोगों की आवश्यकता होती है। तो क्या आप इसको पहचान सकती हैं, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया मानसिक रूप से परेशान हाँ, है तो नेचुरली क्लिनिकल रेफर वो उसको जो करती भी हैं? क्लाइंट आते हैं वो अपनी समस्या लेकर ही आते हैं कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है और उसके अनुसार फिर उनका परामर्शन तय किया जाता है कि कितने सिटिंग में वो ठीक होंगे और किस तरह का परामर्शन उन्हें देना चाहिए। 40 सालों की पढ़ाई के दौरान आपके पास ऐसे विद्यार्थी आए होंगे जो बहुत तनाव में रहे होंगे, या जिनके जीवन में अचानक इन दिनों अवसाद। तो विद्यार्थी तनाव में ही रहते हैं, तो बहुत आप कम ऐसा कोई देखने ऐसा को अनुभव मिलता है। बताएंगे जिसको आपने परामर्श से ठीक किया हो? कोई ऐसा छात्र छात्रा आपके जीवन में आई? एक्चुअली ये सारी बातें थोड़ी गोपनीय होती हैं, इन्हें अच्छा। हम कैमरा के समक्ष नहीं बता सकते हैं। फिर भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं जो कई बार बच्चा जो होता है वो बहुत मतलब हम हमको ही वर्शिप करने लग गया और एक ऐसी स्टूडेंट थी जो मेरे ही पीछे घूमने लग गई और मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड हो गई। तो फिर उनके साथ हमें बातचीत करनी पड़ी और बताना पड़ा कि जो प्रोफ़ेसर है वो सिर्फ़ प्रोफ़ेसर होता है। उसके साथ आप मनोग्रस्तता जैसी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत तरह की बातें होती हैं। तो क्या सलाह और परामर्श से मानसिक तकलीफ दूर हो सकती है? हाँ, अगर अवसाद दूर हो सलाह और सकता है? परामर्शन को बहुत ही सिंसियरिटी से लिया जाए, संजीदगी से लिया जाए, तो बिल्कुल भी समस्या दूर हो तो ये जाती है। थेरेपिक होता है उषा जी? जी, लगातार बैठाना पड़। थेरेपीज़ होती हैं। अच्छा, अच्छा। अलग-अलग प्रकार की थेरेपीज़ हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें टीवी वगैरह में देखी भी होंगी। थेरेपीज़ से सब ठीक हो जाता तो है। आप पढ़ाती भी हैं और लोगों की मनोदशा का इलाज भी करती हैं, एक मैं कह सकता हूँ। फ़िलहाल मैं चैरिटेबल ये कार्य करती हूँ क्योंकि मैं इन दिनों धमधा में पोस्टेड हूँ, तो सुबह से मैं चली जाती हूँ और देर शाम को आती हूँ। तो मैं अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो घर पे उनसे मुलाकात करती हूँ। ऐसे मेरे कोई कंसल्टेंसी जैसा कोई चेंबर वगैरह मेरे पास नहीं है, जी, लेकिन जी। घर में अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और उनसे मैं बातचीत करती हूँ और उनकी सिटिंग भी लेती हूँ। आप एक ऐसे दौर से आई हैं जब सोशल मीडिया का चलन नहीं था। जी, आप 40 साल से जुड़ी हैं अध्यापन में। जी, तो सोशल मीडिया अब आया है, जी, कंप्यूटर आया है, नेट आया है। जी। तो उस ज़माने से लेकर इस ज़माने तक में क्या बड़ा बदलाव देखती हैं आप? सोशल मीडिया कितना प्रभाव डाला है? थोड़ा विस्तार से पहले बताएँगे? तो मैं ही बहुत इससे प्रभावित हुई हूँ कि बच्चों को मैं अपना पीडीएफ भेज देती हूँ, पीपीटी भेज देती हूँ, लेक्चर्स भेज देती हूँ, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो भेज देती हूँ। फ़ायदे की बात पहले की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर जो सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर था और अभी जो कलयुग है, हर समय जो सोशल नॉर्म्स थे वो अलग-अलग थे। लेकिन उन दिनों भी इन्फ्लुएंसर्स होते थे। और मुझे लगता है कि आज के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और पहले के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। और एक प्रोफ़ेसर जो होता है, एक टीचर जो होता है, उससे बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई होता नहीं। क्योंकि वो डायरेक्ट इतने सारे बच्चों के कॉन्टैक्ट में रहता है और
उनके व्यवहार में बदलाव ला सकता है, उनकी अभिवृत्ति को परिवर्तित कर सकता है, उनके आचार विचार को परिवर्तित कर सकता है, उन्हें कम्युनिकेशन सिखा सकता है, उन्हें आगे ले जा सकता है या पीछे भी धकेल सकता है। ये दोनों ही बातें हैं। तो सोशल मीडिया का तो इम्पैक्ट है, और अगर हम नेगेटिव साइड में जाएं तो हम ये देखते हैं कि मीडिया से डिप्रेशन भी हो रहा है, जो आत्मगौरव है, सेल्फ एस्टीम में कमी आ रही है, थोड़ा सा एंजाइटी भी बच्चों में बढ़ा है, सोशल कंपैरिजन जैसी चीज़ हुई है कि हम देखते हैं कि पूजा भी हम कर रहे हैं तो उसे भी स्टेटस में लगा देते हैं, जी। और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही प्राइवेट होती हैं उन्हें भी हम मीडिया में डाल देते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं, और इनसे क्या हुआ है कि जो आज का बच्चा है जब ये देखता है तो अपने आप को कई बार हीन भावना से ग्रसित पाता है, उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये बातें हो सकती हैं, और मीडिया में ये भी देखा गया है कि कई बार समूहों में बहुत लड़ाई हो जाती है, और उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट बच्चों पर होता है, और सुसाइडल आइडिएशन जैसी बात भी हो जाती है। एक और जो बड़ी समस्या अभी सामने आ रही है कि समाज में सोशल मीडिया से जुड़ाव तो बहुत हो गया है, विश्व स्तर पे व्यक्ति कनेक्ट में आ गया है एक जी। दूसरे के, लेकिन पर्सनल संबंध जो व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल रिलेशन है, वो काफ़ी टूट रहे हैं। विवाह में भी बहुत दरारें आ रही हैं। तो क्या कारण महसूस करती हैं और इसका क्या समाधान आप कर सकती हैं अपने स्तर पे? साइकोलॉजिकली जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो उसमें जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं, एक मैकेनिज्म होता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो हमारी जो आपस की बातचीत होती है बहुत स्मूथ होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, जेनरोसिटी होना चाहिए, दूसरी पीढ़ी के प्रति देखभाल का रवैया होना चाहिए, और एक अट्रैक्शन होना चाहिए लोगों के बीच में, तो रिश्ते ज़्यादा लंबे टिकेंगे। और अगर हम हर जगह प्रतिद्वंदिता की भावना रखेंगे, या हमें लगेगा कि ये हमसे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड है, हमको कम क्वालिफ़ाइड हैं, या हमें किसी रिश्ते में कोई आकर्षण, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण या वार्मथ या गर्मजोशी नहीं रहेगी, तो नेचुरली वो रिश्ता फिर टिकना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी, ये सारी चीज़ें हैं जो उसको एक अर्थ प्रदान करती हैं। एक आदमी आज सारी दुनिया से जुड़ गया है जी, सोशल मीडिया के माध्यम से, जी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे अकेला हो गया है। जी, और इस अकेलेपन के कारण जो अवसाद हो रहा है उसके जीवन में, जो तनाव आ रहा है, और खासकर बुजुर्गों की हालत और भी ज़्यादा खराब है, परिवार में एकाकीपन बढ़ रहा है। तो हमारे मनोविज्ञान में और आपके इस क्षेत्र में क्या प्रगति हो रही है कि इसके लिए क्या समाधान ढूंढ रहा है आपका सारा कुछ जो अध्ययन है, अध्यापन है? जैसे-जैसे हम लोग प्रगति किए ना, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जी। समाज में थी संरचना भी बदली। जी। और अभी जो एकाकीपन का जो कारण है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं बहुत छोटी हो गई हैं। पहले हम लोग काफ़ी सारे लोग रहा करते थे, बहुत सारे लोगों से हम अंतःक्रिया करते थे, बातचीत करते थे, कोऑपरेट करते थे, और कई लोग होते थे जिनसे हमारा एक्सपोज़र होता था, अ, हमारा लगाव होता था, हमारा हम पर्सनली जिनसे कनेक्ट होते थे। ये सारी बातें अब ख़त्म हो गई हैं, और न्यूक्लियर फैमिली या नाभिकीय परिवारों के आने से ये हुआ है। बहुत सारी स्टोरीज़ भी अनेक सोशल मीडिया पे रन करती हैं। वो स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि एक बच्चा यूरोप से आता है और बहुत दरवाज़ा खटखटाता है, और घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर पुलिस की हेल्प से दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तो देखता है कि माँ का कंकाल वहाँ पड़ा हुआ है, और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इनकी मृत्यु हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। ओह। तो ये वाली जो स्थिति है कि हमने मतलब बच्चों को बहुत पैकेज की ओर तो उन्मुख किया है, लेकिन उन्हें सोशल रिलेशंस, सोशल इंटेलिजेंस जिसे हम एसआई कहते हैं, कि सोसाइटी में हम कैसे नेविगेट करें, लोगों से रिश्ता कैसे बनाएं, लोगों से कैसे कनेक्ट करें, ये सारी बातें हमने उन्हें नहीं सिखाई है। उनका फोकस हमने केवल एकेडमिक्स की ओर रखा है, और एक अच्छा सामाजिक इंसान बनना उन्हें नहीं सिखाया है। जब हम पालन पोषण करते हैं एक बच्चे का, तो उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, उसमें इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसे किस तरीके से सोसाइटी में नेविगेट करना सिखाया जाए। आपका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जी, और आपने उस दृष्टि से जो बातें कही, हमारे देश में बहुत ज़्यादा धार्मिक वातावरण है,
मैथोलॉजी का प्रभाव है, धर्मशास्त्रों का प्रभाव है, कथा प्रवचनों के माध्यम से सोशल एजुकेशन दिया जा रहा है शास्त्रीय पंडितों के द्वारा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये कितना असरकारी है? क्या लगता है आज के आधुनिकतम समाज में, जबकि सब तरफ विज्ञान का बोलबाला है, आपको क्या लगता है ये असरकारी रहेंगी? हाँ, स्पिरिचुअलिटी का तो प्रभाव है ना जी। हमारे व्यक्तित्व में। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नामक भी एक चीज़ है। निश्चित तौर पे वो प्रभावकारी तो है। आप मानती हैं ऐसा कि जी। एक आस्थावान व्यक्ति ज़्यादा हाँ, स्वस्थ रहता है? नेचुरली हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम माथा टेक कर निकलते हैं कि हम जा रहे हैं और कुशल मंगल वापस आ जाएंगे। तो वो ईश्वरीय कृपा तो है ही, इसमें कहीं कोई डाउट इसका नहीं। मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्या लगता है आपको? इसलिए पड़ता है कि जब हम थोड़े से ईश्वर को मानते हैं तो जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब व्यवहार करने का तरीका है, उससे प्रभावित होता है। जैसे बचपन में हमें माँ सिखाती है चोरी करना बुरी बात है या अच्छी बात नहीं है, तो हम उस फिलॉसफी को पूरे जीवन भर लेकर चलते हैं और कभी भी चोरी नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पे जब हम ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो शुद्ध होता है और हम थोड़ा-सा भयभीत होते हैं, कोई तो नहीं लेकिन ईश्वर हमें देख रहा है, ऐसी धारणा बना के रखने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। फ़ायदा ही है। अच्छा, अच्छा। और एक जो अभी चल रहा है, एक विचार लोगों की सेल्फ केयर की बात आती है। सेल्फ केयर व्यक्ति का कितना मजबूत है, कैसे होना चाहिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उसे सेल्फ केयर में जो एक सबसे उपेक्षित चीज़ है वो है मेंटल हेल्थ। हम अपना सारा केयर तो करते हैं लेकिन बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, लोनली फ़ील करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सेल्फ केयर में मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान जी, रखना चाहिए। फिज़िकली हम फिट हो लें लेकिन मन से अगर हम उदास हैं या अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो वो वाला एस्पेक्ट हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी एक बहुत ज़रूरी पहलू है कि हम मेंटली भी हेल्दी रहें और अपने वेल-बीइंग का ध्यान रखें। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ बुनियादी टिप्स देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, क्या करें? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक रूप से एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना, अपनी क्षमताओं को जानना, तनाव को झेलने के कुशल तरीके होना और रेज़िलियंस होना, अर्थात सहनशीलता होना, तनाव से घबराना नहीं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करना, एडिक्वेट या पर्याप्त महसूस करना, समस्याओं का समाधान करना, अपने लिए डिसीज़न ले पाना, ये सारी बातें मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आती हैं। अभी आपके इतने लंबे वर्षों के अध्ययन के बाद लगातार शोध हो रहा होगा इस विज्ञान पे। क्या प्रगति हुई है मनोविज्ञान के इस क्षेत्र में? रोज़ाना नई तरह की बातें हो रही हैं सर, और कोई ऐसा आया हो? जैसे-जैसे हमारे जीवन में प्रतिद्वंदिता बढ़ती जाएगी, तनाव, प्रतिबल बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे तो मनोविज्ञान का यूसेज बढ़ता ही चला जाएगा ना। और इन दिनों तो आप देख रहे हैं कि जो लोग मनोविज्ञान नहीं पढ़ते, वो लोग भी पढ़कर लोगों को बताने लगे। जी। इतना इन्फ्लुएंशियल सब्जेक्ट है कि जो एक गैर विज्ञानी है, वो भी इसको पढ़ना चाहता है और वो भी लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता है। वो भी कुछ आर्टिकल्स लिख रहा है, बता रहा है लोगों को, एजुकेट कर रहा है। तो ये विषय तो निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और करता ही रहेगा। लेकिन विश्व स्तर पे आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि कुछ नए और शोध हुए हैं, कुछ नई रिपोर्ट्स आई है, कुछ बताना चाहेंगी? हैप्पीनेस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बहुत सारी बातें हो रही हैं तो और हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को जरा सा आप बताएंगे कि कैसे? हैप्पीनेस जो है वो एक ट्रांजिएंट टेम्परेरी फेज़ है। कोई बाहर की घटना हमें बहुत खुश कर देती है और इसमें एंड्योरेंस नहीं होता, जी। मतलब कोई दुःख की खबर आ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो परमानेंट है, वो एक माइंडसेट है और वो जो पॉजिटिविटी है वो इनबिल्ट होता है जी। कि हम ऐसा ही सोचते हैं। वो किसी घटना से नहीं होता कि घटना से हम खुश हुए या दुखी हुए। ये एक तरह का माइंडसेट होता है जो कहता है कि भई इसी तरह से हमको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना है और अच्छा महसूस करना है। किसी किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ी दुखद घटनाएं हो जाती हैं, अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं। उस
दौर में वो बहुत निराशाजनक स्थिति में चला जाता है। तो उसे सकारात्मक करने के लिए क्या मुख्य उपाय करना चाहिए या उसे क्या अपनाना चाहिए रास्ता? दुनिया में मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, जी तकलीफ़ें ना हो। ये तो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं जी ना। और हमारे, देखिए 2 बातें होती हैं, मेरा वृद्धि हुआ और मेरा विकास हुआ। तो जब मेरा विकास होता है तो वो सामाजिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर होता है। हाँ, तो ये जो विकास हुआ वो तब तक नहीं होगा जब तक मैं स्ट्रेसेस को हैंडल करना नहीं सीखूँगी, जी जी दुःख को हैंडल करना नहीं सीखूँगी, असफलताओं को हैंडल करना नहीं सीखूँगी। और जब मैं इन सारी बातों को सीख लूँगी तो मुझे अपने आप एडवर्सिटी को, यानी तकलीफ़ को झेलना आ जाएगा और खुद में खुशहाल रहना भी आ जाएगा। तो एक मनोवैज्ञानिक है जो ये कहते हैं कि स्ट्रेस से भागिए मत, रोज़ाना तनाव उत्पन्न कीजिए और उन्हें हैंडल करने का प्रयास कीजिए। जब जब आप तनाव को हैंडल करेंगे आप ज़्यादा मैच्योर, परिपक्व होते जाएंगे और आपका व्यक्तित्व परिष्कृत होता जाएगा। तो ये नेचुरल फिनोमेनन है। आज तो काफ़ी आधुनिकता है उषा जी, और बेटियों को काफ़ी संरक्षण है और बेटियां बाहर निकल के काम पे जा रही हैं। आप 40 साल पहले घर से हाँ, मैं तो जॉब के लिए बहुत निकली, छोटी तो थी तब जी। आपको कैसा महसूस हुआ? कैसा लगता है कि एक घर की मुझे बहुत जिम्मेदारी भी अच्छा लगता और है। परिवार भी, नहीं, और भी बहुत अच्छा लगता है। कोई मेरे घर परेशानी के, नहीं आती आपको नहीं घर कोई में? परेशानी नहीं आती। घर के लोग सभी सहयोग करते हैं, मेरे ब्रदर्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं। और बिना फैमिली के सपोर्ट के हम आगे नहीं जा सकते ना। तो ये तो वाइसे वर्सा है, हमें मतलब हमें भी उन्हें सपोर्ट करना है और उन्हें भी हमें सपोर्ट करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन मैं एक बहुत खुश हूँ। मनोवैज्ञानिक के तौर पे आप घर की समस्या को सुलझा लेती हैं, ऐसा लगता है। जी, आम तौर पे वर्किंग वुमेन और उनके साथ जो पति हैं उनके साथ तनाव रहता है, विवाह भी टूट रहे हैं, घर में क्लेश होता है जी। क्योंकि दोनों काम पे जाते हैं आर्थिक संकट के कारण। क्या लगता है इनके बीच में जो तनाव वर्किंग के कारण आ रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है नहीं, वो ये? तनाव जो है सिर्फ़ काम की वजह से आ रहा है ऐसा नहीं कह सकते। आपस में कॉम्पैटिबिलिटी नहीं होगी या आपस में उनका और कोई एडजस्टमेंट का इश्यू होगा, जो कि एकदम भिन्न विषय है। जो मैरिटल काउंसलिंग वाले पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, तो उन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो क्लेश है या जो तकलीफ़ है या आपसी तनाव है, वो किस कारण से है और उसका निपटारा कैसे किया जाए। तो वो बिल्कुल एक भिन्न विषय है। जी आमतौर पे सभी लोग जॉब करते हैं और इन दिनों तो मैंने देखा है कि एक लड़का भी ये चाहता है कि उसकी क्वालिफ़ाइड पत्नी कहीं जाकर काम करे, एक अच्छे पोस्ट को होल्ड करे। बहुत गौरव की बात है। और इससे जो एक फुलफ़िलमेंट का एहसास होता है, एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस, अचीवमेंट, वो बहुत बड़ा होता है कि मेरी पत्नी यहाँ काम करती है, मेरी माँ यहाँ काम करती है या मेरी सिस्टर यहाँ काम करती है। ऐसा जो हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता आज एक प्रोफेसर के सामने बहुत बड़ी चुनौती है उषा जी। है। जी, एक बच्चे को हजार तरह से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एआई से, गूगल से, वो कहीं से भी समाचार या संदेश या अपनी शिक्षा को जान लेता है। तो पढ़ाने के दौरान क्या दिक्कत आती है बच्चों के सामने? कैसे इस चुनौती का सामना कर रही हैं आप? पहले की तरह अब के बच्चे नहीं हैं किरण जी। और अब वो लोग क्लास में ही खड़े होके पूछते हैं कि आप जो पढ़ा रही हैं और यहाँ जो दिखा रहा है एआई में या गूगल में जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं दिख रहा है मैम। तो आप जो बता रही हैं वो बिल्कुल अलग है। मैं तो रेफरेंस बुक से बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पर्सनैलिटी थ्योरी पढ़ाई जी और उसमें कोई एक आध चीज़ अटक गई, तो बाकायदा वो लोग खड़े होके इंक्वायर करते हैं। उन्हें आप मोबाइल लेकर आने से रोक नहीं सकते। जो चैप्टर मैं पढ़ा रही होती हूँ उसे गूगल करके वो लोग निकाल लेते हैं और पढ़ते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। तो दिक्कतें तो हैं, अभी मुझे ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाना पड़ता है, उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करना पड़ता है। पहले ये इतना टफ़ नहीं था जितना अभी है। पूर्व में भी मैं बहुत पढ़कर पढ़ाती थी और अभी भी पढ़कर पढ़ाती हूँ, लेकिन जो स्टफ़ आया है बच्चों का वो बिल्कुल अलग है। वो ज़्यादा स्मार्टर है। बहुत अच्छे बच्चे हैं और वेल रेड बच्चे हैं, उनको वो टेक्नो सावी हैं, उनको बहुत कुछ आता है और बहुत सारी उनकी बातें हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी हैं, जिज्ञासाएँ हैं, उन सबको हल करते हुए अब पढ़ाना पड़ता है।
और आप अब उन्हें कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, उनके साथ बहुत सॉफ्ट भी आपको रहना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं लगता आपको कि एआई जो जिस ढंग से एआई का प्रभाव पड़ रहा है, तो एक छात्र और शिक्षक का जो अंतर है विद्वता के या सूचना के या ज्ञान के मामले में, अंतर समाप्त हो जाएगा, या प्रोफेसर या अध्यापक के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा? क्योंकि बच्चा अगर इस तरह के चैलेंज करेगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं, या वो कैसे अपने आप को बच्चों से ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करेगा मानवीय दृष्टि से? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। बच्चे अभी भी मतलब मैं अभी देखिए धमधा में हूँ, लेकिन मेरे जो पुराने बच्चे हैं मुझे अभी भी कम्युनिकेट करते हैं कि मैं ये वाला चैप्टर कहाँ से पढ़ लूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी की कौन सी किताब है, या स्ट्राइक को मैं कहाँ से पढूँ। तो ये देखते ज़रूर होंगे वो लोग, एआई पर बहुत सी बातें पढ़ते हैं, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते आज भी वो किताब से ही हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। कोई चीज़ हमें सुगमीकृत करने के लिए जी, वो कोई बाधा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। सपोर्टिंग है वो, हाँ, सपोर्टिव। सब कुछ नहीं कई है। बार ऐसा मैं भी उसका इस्तेमाल करती हूँ कि मुझे जी, कुछ ऐसा टर्म मुझे मिल गया जो मुझे एकदम से साइकोलॉजी में नहीं मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे डालकर उसको रीड करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेरे ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हुई है और मैं इसको बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। ये जो अध्ययन अध्यापन का जो समय चल रहा है अभी, जी, इसमें तीसरी चीज यही घुसी हुई है, गूगल और एआई और जी। सोशल मीडिया। बच्चों में इसका असर जो दिख रहा है आज, जो एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे या इसका उपयोग ज़्यादातर करते हैं, स्क्रीन टाइम में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो क्या उनकी गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ रहा है? क्या लगता है, सुधर रही है या चिंताजनक है? अभी मैं एक रेलवे स्टेशन में गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि हर एक व्यक्ति मोबाइल पर कुछ ना कुछ रीड कर रहा था। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समय में ये नहीं था, तो बहुत सारी बातें मैं जान नहीं पाई। और स्क्रीन टाइम में हम ये नहीं कहते कि उसका मिसयूज़ ही कर रहा है, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहा होता है, अपना कुछ असाइनमेंट कर रहा होता है, या कुछ नया नॉलेज गेन कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम एक्चुअली स्क्रीन के सामने क्या कर रहे हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि हर चीज़ का दुष्प्रभाव ही है, वो फिर नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं। हाँ, आपको बताया ना एक समय डीबी गर्ल्स में ऐसा था कि आपको मोबाइल लेकर नहीं आना है। अभी तो मोबाइल एंड्रॉयड सब अलाउड है, और बच्चे टैब लेकर भी आते हैं और अपना कुछ दिखाकर पूछते हैं कि ये वाला ये कॉन्सेप्ट अलाउ किया गया है? रहता ही है ना सबके इसमें पास। बंदिश नहीं लगी नहीं, अभी बंदिश कॉलेजेस नहीं है, में? कॉलेज में कोई बंदिश नहीं, किसी भी अच्छा, कॉलेज में कोई बंदिश नहीं है, धमधा में भी कोई बंदिश नहीं। पढ़ाने के दौरान बच्चा पूरा नेट यूज कर सकता है अपने साथ बैठ के मोबाइल? क्या लगता पढ़ाने के दौरान उतना नहीं, लेकिन कुछ देख के पूछ सकता है है? अच्छा, कि ये कहाँ मिलेगा, तो हम बताते हैं कि गूगल के ये वाले में देख लीजिए, या किसी यूट्यूब लिंक को हम शेयर करते हैं कि इसमें आप देख लीजिए। क्योंकि हम लोग के यूट्यूब लेक्चर्स भी हैं ना, जी, तो वो लोग देखते हैं उसको। और हर चीज़ का देखिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये वाली चीज़ खराबी है, एकदम ही नेगेटिव साइड में नहीं जा सकते, क्योंकि बिल्कुल ही एक वैश्विक क्रांति तो आ ही गई है, और उसी के साथ हमें जीना है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। एक और समस्या जो आम आदमी के सामने है, शहरीकरण हो रहा है विकास के इस दौर में। 24x7 वर्किंग आवर्स हो गया है लोगों का, लगातार काम करना, लगातार जागना, और औद्योगिकरण में और भी ज़्यादा इसमें व्यस्तता आदमी की बढ़ गई है। तो इस तनाव से, इस तनाव प्रबंधन को आप कैसे देखना चाहती हैं और कैसे इसका प्रबंधन हो सकता है? तनाव का प्रबंधन तो एक ही तरीके से हो सकता है कि उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। तो स्ट्रेस कोपिंग जो टेक्निक है वो आपका कैसा है? सबसे पहले हमें अपना विश्वास तंत्र बदलना होगा। एक बिहेवियर थेरेपी होती है ना, जो ये बताती है कि मेरा जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, अगर मैं ये सोचूं कि किरण जी इस तरह के व्यक्ति हैं, तो मुझे ही खुद में चेंज लाना पड़ेगा कि किरण जी ऐसे नहीं हैं। वो अपना बिलीफ सिस्टम मुझे बदलना होगा, और जब मैं अपना बिलीफ सिस्टम बदलूंगी, विश्वास तंत्र बदलूंगी, तो मेरी भावनाएं बदलेंगी, और जब भावनाएं बदलेंगी तो मेरा व्यवहार भी बदलेगा। मैं इसकी बात कर रहा था उषा जी, कॉर्पोरेट
मैनेजमेंट की बात कर रहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो उनको जो दबाव, हेक्टिक हाँ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल काम, हाँ, काम जो चल रहा है वहाँ, जी वहाँ वो कैसे आपका जो सिद्धांत है या नियम है या शास्त्र के जो मूलभूत तरीके अगर हैं? उन्हें कोई साइकोलॉजिकल इशू है तब उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, अन्यथा अगर वो एकोमोडेट हो गए हैं अपनी लाइफ में तो फिर उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना, ऐसा ही हम समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम लेबर आती और है वर्कर के मामले में बोल रहा था मैं। लेबर और वर्कर के ऊपर दबाव जो ज़्यादा है, जी तो उसमें क्या वहाँ पे भी होना चाहिए एक मनोवैज्ञानिक कि हाँ, वहाँ कैसे? पर ये ऐसी सुविधा होती है, बैंकिंग सेक्टर में भी होती है और अनेक संस्थाओं में होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, बातचीत के लिए ऐसी सुविधा तो होती है। पूर्व में तो काउंसलर जैसी कोई सिस्टम को हम नहीं जानते थे, हमारे माता-पिता और हमारे भाई-बहन ही हमारे काउंसलर्स हुआ करते थे। तो लेकिन ये आप जैसे लोग बहुत कम हैं। क्या लगता है, क्या विद्यार्थी इस दिशा में ज़्यादा रुझान रखते हैं? आते हैं पढ़ने वाले बच्चे, बहुत संख्या है इनकी पढ़ने वालों की मानो। साइकोलॉजी में हाँ, हाँ, बहुत क्योंकि ये ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट है, जी, बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। और करियर की संभावना बहुत अच्छी है इसमें, जी, बहुत अच्छी संभावना है। अगर कोई पढ़ता है इसमें। ज्यों-ज्यों तनाव बढ़ेगा, ज्यों-ज्यों प्रतिबल बढ़ेगा तो करियर की संभावनाएँ भी बढ़ती जाएँ। जी, जी। तो मनोविज्ञान का अच्छा भविष्य है। सबसे बड़ा कैरियर ये है कि आप साइकोलॉजी पढ़कर दूसरों को लाभान्वित ना करें, अपने परिवार को तो कर ही सकते हैं। जी, ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है आज के ज़माने जी, में, आज के समय में। जी, जी। एक बड़ा सामान्य सा सवाल है और काफ़ी लोगों के बीच ये आता है, जी। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये क्या है उषा जी, और इसको कैसे समझा जाए? जो फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति होता है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करता। मतलब उसको क्या है कि फेल हो गया समझ लीजिए या कहीं असफल हो गया तो वो सोचता है कि इम्प्रूव करूं, ऐसा नहीं सोचता। वो जिधर है उधर ही खड़ा रहता है, इतना परफॉर्मेंस मुझे करना है या नहीं करना है। जी, और किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट के लिए वो तैयार नहीं होता। जैसे टीचर ने कोई फीडबैक दिया, आपके प्रोफेसर ने कोई फीडबैक दिया कि इसको ऐसा कर लो, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं मेरा जो इंटेलेक्ट है वो इतना ही है, मैं इतने ही बुद्धि का हूँ और मुझे इतनी ही कैपेसिटी है, इस तरीके की फीलिंग वो रखता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा होता है वो कभी भी अपने परफॉर्मेंस को लिमिट करके नहीं रखता। वो हर एक फेलियर से, हर एक अनुभव से लर्न करता है, इम्प्रूव करता है, अपने बुद्धि को और परिवर्तित करता है, परिवर्धित करता है, अनुभवों से सीखता है, अपने आप को ग्रूम करता है और आगे जाने का प्रयास करता है। तो हमेशा पेरेंट्स को ये चाहिए कि जो फिक्स्ड माइंडसेट का जो बच्चा है, उसको इस ओर ले जाएँ कि वो ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाए। मुझे कोई फीडबैक अगर मेरे प्रोफ़ेसर ने दिया तो मैं उसको अ, अपने अंदर लाने की कोशिश करूँ और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। ऐसा ग्रोथ माइंडसेट होता है। उसको बुरा ना मानो। वो मेरे लिए इन्हिबिटरी नहीं है, अवरोधक नहीं है, बाधक नहीं है। वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए है। ऐसा सोचना ग्रोथ माइंडसेट है। ये व्यक्ति को किया जा सकता है समझाइश दे करके, अगर कोई फिक्स माइंडसेट हाँ, में है तो। नेचुरली कुछ लोग होते हैं ना लकीर के फ़कीर जैसे कि हमको जितना है बस ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं करना है। इससे आगे हम नहीं जा सकते, हमें इतना ही परसेंट पाना है, मेरी बुद्धि इतनी ही है, मेरी क्षमता इतनी है। तो वो एक तरह का फिक्स माइंडसेट होता है। हमारे देश में अधिकांश लोगों की मानसिकता ऐसी है उषा जी, कि कोई मानसिक समस्या को कहीं शेयर नहीं करना चाहता, वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहता। लोग पागल कह देंगे, लोग सनकी कह देंगे। इस दिशा में आम आदमी को आप जाते जाते कुछ अच्छे सुझाव दीजिए कि वो अपने जीवन में इसको कैसे अपनाए और मुझे अपना लगता मानसिक है स्वास्थ्य जिस अच्छा तरह से रखे। हमें सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, इसी तरह हम कई बार परेशान हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए हम हैंडल कर लें तो वेल एंड गुड है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम बहुत दिन तक हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें परामर्शन लेना चाहिए, किसी से बातचीत करना चाहिए। ज़रूरी नहीं वो साइकोथेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, वो कोई भी हो सकता है। आपके घर का कोई बड़ा भी हो सकता है जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो आपको सही गाइडेंस दे सकता है, तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। मेरा मैसेज यही है कि कभी भी बहुत लंबे तनाव में हमें नहीं रहना चाहिए, सर्कल को हमें ब्रेक करना चाहिए। थॉट का ये जो सर्कल है कि मैं बार-बार तनाव उसी में गोल-गोल घूम रही हूँ, उसको अगर मैं तोड़ूँगी नहीं तो फिर मैं आगे नहीं जा पाऊँगी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सलाह लेने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। जी, कोई भी मानसिक कष्ट हो तो जी, सलाह लेना चाहिए। लेना चाहिए। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा थैंक यू लगा किरण जी। और मैं नमस्कार। आशा करता हूँ दर्शकों कि उषा जी की बात से ज़रूर आपको लाभ होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी